किसान भाइयों, बात करेंगे हम आज खीरा ककड़ी की फसल के बारे में कि खेती कैसे की जाती है। वैसे तो अधिकतर लोगों को पता है कि खेती कैसे की जाती है खीरा ककड़ी की, लेकिन आज कुछ स्पेशल इस वीडियो के अंदर वो है जो संपूर्ण जानकारी देगा आपको कि जो नेट हाउस रहता है उसके अंदर खीरा ककड़ी की खेती करने के लिए कौन सी फसलों का चयन करना है, या फिर कम पानी वाली जगह पर कौन सी चयन करना है, कौन सी जल्दी आ जाती है, कौन सी देर से आती है और किसका भाव इस साल 2024 में अच्छा रहने वाला है। पूरी जानकारी है, इसलिए सोचा आपके लिए बना देता हूँ। लेकिन ये सारी जानकारी विद इन 3 मिनट यानी 3 मिनट में आपको मैं पूरा दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी। तो खीरा ककड़ी की जो खीरा कहें या ककड़ी कहें, उसकी बुवाई फरवरी या मार्च के महीने में की जाती है। जो ककड़ी जो है ये गर्म और शुष्क जलवायु में उगाए जाने वाली फसल और बेहतर जल निकास वाली भूमि में ही इसका उपयोग यानी कि भारी मिट्टी में इस फसल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भी फल बनता है ना, ये मिट्टी से जितना हो सके उतना पानी खींचने की कोशिश करता है, तब जाकर वो फल जल्दी बड़ा होने लग जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फसल कब लगाते हैं। उन्नतशील किस्मों की अगर हम बात करें जो सब, नमस्कार दोस्तों, तो बात करेंगे हम आज जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हमारे किसान भाई चिंता में आ जाते हैं कि जो खीरा ककड़ी है हमारी, उसकी ऐसी कौन सी उन्नत किस्में हैं उत्पादन दे सके और कितने समय में ये बाहर आ जाती है हमारी खीरा ककड़ी बनकर, कितने समय में परिपक्व हो जाती है, कितना पानी लगता है, और कौन सी सबसे बढ़िया आज की तारीख में उन्नत किस्में हैं खीरा ककड़ी की, और कौन सी हमें लगाना चाहिए, किसमें कम पानी की आवश्यकता लगती है, और वह कौन सी ऐसी फसल है जिसमें कम लागत आएगी और अधिकतर उत्पादन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं जो नवीनतम किस्में हैं, जो लोगों ने सुनी है, बहुत ने नहीं भी सुनी है, दोनों बात है। तो जो नवीनतम किस्में हैं वो है PCUH1, पूसा उदय, स्वर्णपूर्णा और स्वर्ण शीतल। ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है, और भी है बहुत सारी, लेकिन प्रमुख जो ज़्यादा उपयोग में अभी ले जा रही है वो है, हाँ मैंने आपको बता दी। अब ये तो हो गया हमारी नवीनतम किस्में। अब आती है हमारी यहाँ पर जो हाइब्रिड की बात अगर हम करें, संकर किस्में जिसे कहा जाता है हमारी भाषा में, पंत संकर खीरा 1, प्रिया नाम से हमारी आती है, और हाइब्रिड 1 और हाइब्रिड 2, ये मतलब नाम ही खीरा के हैं कि हाइब्रिड 1 हाइब्रिड 2, और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं। और एक बात तो अभी जो हाल ही जो पुराना चलन चला था कि जापानी किस्म यानी कि विदेशी किस्म की अगर हम बात करें तो जापानी लॉन्ग ग्रीन के नाम से भी एक जो लंबी खीरा ककड़ी होती है वो यह फसल है। उसके बाद स्ट्रेट 8 और पॉइंट सेट, ये 3 प्रमुख इसके अंदर आप देख सकते हो। तो खीरा ककड़ी जो है सबसे ज़्यादा जो अभी अधिकतर उत्पादन मिला था वो पूसा 6 का मिला था, क्योंकि वहाँ पर पानी की जैसे जितना अच्छा हमारे यहाँ पर किस्म होगी उसको उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है पानी की, कीटनाशक की, उसके बाद उसकी निंदाई गुड़ाई की, उसकी ध्यान कर रखने की, ऐसा। और डिपेंड करता है कि हमारा उत्पादन सबसे ज़्यादा कैसे हो रहा है, तो वो यही सारी चीज़ें हैं कि सिंचाई आप कब कर रहे हैं, खाद क्या डाल रहे हैं, इसकी भी मैंने एक अलग अलग वीडियो लाना है, वो आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे बताना। और अगर हम बात करूँ तो हर एक पौधे से इसमें से 4 से 5 किलो तक खीरा हमें मिल जाती है। और 100 वर्ग मीटर की बात कर लेते हैं अपन, मेरे को बीघे से कुछ नहीं काम, 100 वर्ग मीटर में अगर हम खेती करें तो 12 से 15 कुंटल खीरे का उत्पादन पूसा 6 से हमें यहाँ पर मिल रहा है, और 50 दिनों में ये फसल बाहर आ जाती है। और अधिकांशतः थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में रहता है जितने मैंने आपको ये जो किस्में बताई है इसके अंदर। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर खीरा ककड़ी की उन्नत किस्में, सीधी बात। अब पूर्व खेती या फिर हम रोपण की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो खेत है उसकी जुताई तो हम करते हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छा उत्पादन पाने के लिए हमें यहाँ पर खाद जरूर डालना है, देसी खाद का उपयोग हमें यहाँ पर जरूर करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो पोषक तत्व है हमारी भूमि के जो उपयोग हो चुके हैं पुरानी फसलों में वो वापस से सही हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले। और अगर आप और अच्छा उत्पादन चाहते हो तो बेड के ऊपर ही इसकी हमें यहाँ पर वो करना है, रोपाई करना है, क्योंकि बेड रहेगा तो नीचे से जो घास हो गई या फिर और जो कीट हो गए वो इस पर लगेंगे नहीं, और फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही कम रहता है। अब
जल्दी तैयार होने वाली फसल है खीरा। सबसे बात ये ध्यान रखिए, क्योंकि किसान भाई जो खीरे की बुआई करने से पहले अगर उस फसल को रोग से बचाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वो तैयार होती है उतनी जल्दी उसमें नुकसान भी होता है, तो उसमें 20 से 25 टन गोबर हमें यहाँ पर खेत में डाल ही देना, ताकि फसल हमारी जल्दी तैयार हो जाए। और उस बीज का उपचारण करना हमें यहाँ पर नहीं भूलना है, क्योंकि बीजों का उपचारण करने से ही जो हमारी खीरा ककड़ी है उसमें आगे जाकर कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको, उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। आज में इसमें ये अगर हम बात करें कीटनाशक की या फिर बीज की या फिर खाद उर्वरक की, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे पर खीरा ककड़ी में खाद व उर्वरक। नाइट्रोजन से करें शुरुआत तो जड़ों का होगा विकास। जिंक का उपयोग किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, पोटास का उपयोग फल और फूल के लिए। तो चलिए आज जानते हैं कि खीरा ककड़ी में कौन सी खाद को कब देना है। एक वीडियो ऐसे जिसके अंदर केवल खाद की ही बात करेंगे हम आज, और प्रॉपर खाद की वजह से ही हमारी जो फसल है उसको उत्पादन हमें डबल नहीं तो 1.5 गुना मिल पाता है। इसलिए बिना कुछ देरी के एक छोटी वीडियो में आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे खाद का शेड्यूल हमें यहाँ पर तैयार करना है। चलिए शुरुआत की खाद की अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी जब हम करते हैं तब हमें यहाँ पर जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक खाद डालना है। ऑर्गेनिक खाद से मेरा मतलब है कि गोबर से बना हुआ सड़ाया हुआ खाद। मतलब कैसे बनाना है, इसकी विधि क्या है, बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक रूपरेखा बता रहा हूँ खाद डालने की। इसको कब डालना है, जब जुताई करते हैं तब उसमें आपको ये खाद डाल देना है, और साथ में थोड़ी सी मात्रा में NPK भी साथ में इसमें डाल देना है हमें यहाँ पर, क्योंकि दूसरी या तीसरी फसल होती है तो कहीं ना कहीं हमारी खेती जो रहती है पूरी खिंचा जाती है, इसलिए इसका उपयोग भी करना है। अब हम बात करें जड़ों के विकास के लिए, तो एक तत्व रहता है बोरोन, जिंक और नाइट्रोजन। ये अलग अलग लाकर हमें यहाँ पर डेंचिंग भी कर सकते हैं आप, या फिर गड़वा भी सकते हैं हमारे पौधे के थोड़ी सी दूर, जड़ों से थोड़ी सी दूर, ताकि वो जड़ हमारी जले ना पानी पिलाने के बाद। ये हो गया हमारा यहाँ पर जड़ों के विकास के लिए। प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो एक तत्व आता है जिंक, जो प्लेन भी मिलता है, उसकी डेंचिंग करवा दे, या फिर उसको भी आप गड़वा सकते हैं, लेकिन ड्रिप के माध्यम से दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिंक का काम ही रहता है फोटोसिंथेसिस को बढ़ाना, और जितनी भी सिंथेसिस होती है इसके अंदर प्लांट के अंदर, यानी कि उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाने का काम करती है हमारे यहाँ पर जिंक। और जब हमारा जो पौधा रहता है फ्लावरिंग की स्टेज में आता है तब फॉस्फोरस का उपयोग हमें यहाँ पर करना है, और जब फल की अवस्था आती है तब हमें यहाँ पर पोटास का, कॉम्पो का पोटास जो आता है उसका उपयोग करना है। और भी जो बेहतरीन पोटास है जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, प्लेन जो केवल पोटास, उसका उपयोग करें, ताकि हमारा जो पौधा रहता है उसके फल में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और खीरा ककड़ी पानी से ही बनी हुई होती है, एक बार आप इसे ध्यान रखें। तो आप पोटास का उपयोग करके हमारे जो फल है उसको मोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, उसका आकार को बढ़ा सकते हैं और उसमें चमक ला सकते हैं। तो ये एक तरीका रहता है। अब इसकी मात्रा हमें क्या क्या देना है वो आप सभी जानते हो। 1 किलोग्राम का उपयोग आप 1.5 बीघा तक आप कर सकते हो, और इसे डिपेंड करता है, मात्रा एक्चुअली डिपेंड करती है कहाँ पर हमारे जो भूमि है उसकी क्षमता के ऊपर। तो वो मैं आपको, और एक आइडियल डोज क्या रहना चाहिए मैं आपको बनाकर बता दूंगा। हम बात करें यहाँ पर कि रोगों को नियंत्रित कैसे किया जाए। मैंने इसमें इस बार क्या करा है कि रोगों को उनके नाम से ही छाड़ दिया। जैसे विषाणु रोग हो गया या आम रोग है, ये सभी में पाया जाता है। विषाणु रोग है, इसमें पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाना और निशान हो जाना, पत्ते सिकुड़ने लग जाना। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो है नीम का काढ़ा बनाना है। गोमूत्र में माइक्रोजाइम मिलाकर इसे 250 ml प्रति पंप पर छिड़काव कर देना। बिल्कुल देसी इलाज आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट। उसके बाद एंथ्रेक्नोज, एक एंथ्रेक्नोज नाम का रोग होता है, इसमें भी पत्ती पर धब्बे हो जाते हैं, और एक इसी नाम का कीड़ा जो रहता है वो इसके ऊपर फैलने लग जाता है और उस पत्ती को नुकसान कर देता है। तब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक गोमूत्र और जो नीम का काढ़ा हमने जो बना रखा है उसी का उपयोग 250 ml प्रति पंप के हिसाब से हमें करना है। तो विषाणु रोग, एंथ्रेक्नोज, ये दोनों का जो है खत्म हो जाएगा। और फफूंद नाशक का जो पाउडर रहता है वो थोड़ा सा उसके अंदर मिला दें, ताकि चूर्णिल असीता करके एक रोग होता है, चूर्णिल असीता, उसके कारण क्या रहता है कि तना सूखने लग जाता है, तो वो भी, और जड़ें सूखने लग जाती है, क्योंकि जड़ें, फफूंद जो रहता है अधिकतर जड़ में लगता है, उससे हमें यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। अब कीट नियंत्रण की बात करें
तो कीट नियंत्रण में हमें क्या करना है, देसी इलाज तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग मैं इसलिए छिड़काव करने के लिए ना कहूँगा, गर्मी के समय में ज़्यादा कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उत्पादन इसका आप देख सकते हैं 50 दिन में आपको उत्पादन मिलना चालू हो जाएगा और बहुत अच्छा इसका भाव रहता है। 6-7 रुपये भी किलो भी अगर बिक गई तो हमारा पैसा वसूल है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।